हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो मेजर वन, माइनर वन और एमडीसी इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर हम लोग आज के क्वेश्चन की बात करते हैं तो आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछा गया है कि उपभोक्ता के संतुलन पर आय, मूल्य एवं प्रतिस्थापना के प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या दोस्तों कि उपभोक्ता के संतुलन पर आय, मूल्य एवं प्रतिस्थापना के प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग के मन में सवाल आता है कि आखिर उपभोक्ता का संतुलन है क्या, उपभोक्ता का संतुलन है क्या। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग उपभोक्ता के संतुलन को जानेंगे तभी तो इसके प्रभाव को समझेंगे कि इसका प्रभाव आय पे क्या पड़ता है, मूल्य पे क्या पड़ता है और प्रतिस्थापना पे क्या पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेसेसरी हम लोग को ये चीज़ समझ में आता है कि आखिर उपभोक्ता का संतुलन हम लोग किसको कहते हैं। अगर ये चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं तो हम लोग को ये तीनों चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि मान लीजिए अगर हम लोग उपभोक्ता के संतुलन को जानेंगे तो उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि आखिर हम लोग उपभोक्ता किसको कहते हैं। क्या जानना पड़ेगा, उपभोक्ता किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम लोग बात करें उपभोक्ता का, किसका, उपभोक्ता का, तो उपभोक्ता का मतलब होता है कोई व्यक्ति। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति। ठीक है, अब जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, अपने बैलेंस को बनाने के लिए, अपने आय के बैलेंस को बनाने के लिए क्या करता है, तो कोई व्यक्ति जो है ना अपने स्थिति के अनुसार से सामानों का खरीद और बिक्री करता है। क्या करता है, अपने स्थिति के अनुसार से सामानों का खरीद और बिक्री करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये है, ठीक है, तो मैं यही तो चाहूँगा कि 10 रुपये में मेरा सामान आ जाए, कि नहीं कि मैं 10 रुपये मेरे पास तो 20 रुपये खर्चा करेंगे, 20 रुपये का सामान ले लेंगे। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अपने स्थिति के अनुसार से अगर मेरे पास 10 ही रुपया है तो मैं 10 रुपये का सामान लूंगा। तो वही कहा गया है कि उपभोक्ता के संतुलन, कि उपभोक्ता जो होता है, जो व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, अपने स्थिति के अनुसार से सामानों का खरीद बिक्री करता है। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। और वो क्या करता है, अपने संतुलन को बनाए रखता है, तो उसी को हम लोग उपभोक्ता के संतुलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये समझ गए कि उपभोक्ता किसको कहते हैं और उपभोक्ता का संतुलन क्या है। ठीक है, अब देखिए आपको लिखना कैसे, आपको सबसे पहले लिखना है उपभोक्ता का संतुलन। क्या लिखना है, उपभोक्ता के संतुलन। इस प्रकार से आपको परिभाषा देना है उसका कि जब कोई उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। मैंने आपको बताया था कि जब कोई उपभोक्ता अपने स्थिति के अनुसार से अपने वस्तुओं के खरीद बिक्री में बदलाव करता है तो उसी को हम उपभोक्ता के संतुलन के नाम से जानते हैं। कहा गया है कि जब कोई उपभोक्ता या तो कोई व्यक्ति अपने स्थिति के अनुसार से अपने वस्तुओं के खरीद बिक्री में बदलाव करता है, उसी को हम लोग उपभोक्ता के संतुलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, उपभोक्ता के संतुलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने उपभोक्ता के संतुलन का परिभाषा जान गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर उपभोक्ता के संतुलन पर आय का, मूल्य का, प्रतिस्थापना का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा हुआ था। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो और मेजर 1, माइनर 1, MDC 1 इकोनॉमिक्स का तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल पे आपके पूरे तैयारी करवाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सेमेस्टर 1 के कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग मेजर इकोनॉमिक्स के VBI क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मेजर इकोनॉमिक्स के VBI क्वेश्चन देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको PDF लेना होगा दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको दोनों ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय में जो है ना आपको PDF वहीं पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग समझते हैं कि पहले हम लोग समझेंगे उपभोक्ता के संतुलन पर कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग मूल्य के प्रभाव को समझते हैं। मूल्य का मतलब क्या होता है, कीमत, है ना। सबसे पहले हम लोग कीमत प्रभाव के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे आय प्रभाव और प्रतिस्थापना के प्रभाव। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें कीमत प्रभाव का, किसका, कीमत प्रभाव, तो कीमत प्रभाव को अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइस इफेक्ट। मीन्स कीमत को लेकर के जो आपके सामानों के खरीद बिक्री पे जो इफेक्ट पहुंचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। लिखना आपको इस प्रकार से परिभाषा में कि वस्तु के मूल्य या कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग में पड़ने वाला प्रभाव को कीमत प्रभाव कहते हैं। होता क्या है कि कोई वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु के मूल्य अगर बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है,
मीन्स वस्तु का मूल्य में अगर परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है, वस्तु की मांग जो है ना या तो बढ़ने लगती है या तो घटने लगती है। जैसे मान लीजिए कि कोई फल है या तो मान लीजिए कोई जीन्स है, ठीक है, कोई जीन्स का दाम अगर एक्चुअली जीन्स का दाम की बात करें 1200 रुपये, ठीक है, लेकिन वही जीन्स जो है ना वो हमको 700 रुपये में दे रहा है, तो मुझे क्या लगा कि ये जीन्स का दाम कम है, तो मैं क्या करूँगा, वो 3-4 जीन्स वैसा ले लूँगा, है ना। तो वही बोला गया है कि जब कोई वस्तु के मूल्य या कीमत में परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है, उस समय जो है ना वस्तु की मांग भी बढ़ने लगती है या तो घटने लगती है, तो उसी के प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। या तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहने पे, मीन्स उपभोक्ता जो इनकम प्राप्त करता है वो स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की कीमत परिवर्तन, जब कोई वस्तु का कीमत में परिवर्तन हो जाता है, प्राइस में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए वस्तु का दाम कम हो जाएगा, ठीक है, तो मांग बढ़ने लगेगी, है ना, मांग क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। जैसे कि आप जानते होंगे गोलकी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काली मिर्च कहते हैं, वो कैसे रहता है, अभी 1000 रुपये किलो है, ठीक है। मान लीजिए अगर वो 300 रुपये किलो हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करके रखने का प्रयास करेंगे, है ना, ले लेंगे 5-6 किलो तक, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, जब किसी वस्तु का दाम कम हो जाता है ना तो उसका मांग में भी परिवर्तन होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कीमत प्रभाव के अंतर्गत जो है ना कुछ शर्तें भी लागू किया जाता है, ठीक है। कीमत प्रभाव के अंतर्गत कुछ शर्त भी है, ठीक है, कि आप ये शर्त का पालन करोगे, मतलब ये शर्त के तहत जो है ना कीमत प्रभाव होता है, ठीक है। अब वो शर्त क्या है, तो देखिए कहा गया है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहे, मीन्स उपभोक्ता जो इनकम प्राप्त करता है ना वो उसका वही इनकम रहेगा, ठीक है, ना उसका इनकम कम हुआ, ठीक है, ना ज़्यादा हुआ, कुछ भी नहीं, उसका इनकम क्या है, वही है, जो पहले था वही है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि वस्तु के दाम में परिवर्तन हुआ, या तो बढ़ गया या तो घट गया, ठीक है। फिर दूसरा देखिए लिखा हुआ है कि एक वस्तु की कीमत स्थिर, मीन्स वहाँ पे 2 वस्तुएं रहेगी, ठीक है, तो उसमें से एक वस्तु का कीमत जो है ना स्थिर रहेगा और एक वस्तु का कीमत जो है ना परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि रसगुल्ला है, ठीक है, एक वाइट वाला रसगुल्ला, एक पीला वाला रसगुल्ला है, ठीक है, पीला वाला रसगुल्ला का दाम 20 रुपये है और वाइट वाला रसगुल्ला का दाम 10 रुपये है, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया कि पीला वाला जो रसगुल्ला है उसका दाम जो है ना बढ़ करके 40 रुपये हो गया। क्या हो गया, बढ़ करके 40 रुपये होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं अगर मुझे पीला वाला रसगुल्ला खाने का मन करेगा, मैं पहले अगर 5 रसगुल्ला खरीदता था पीला वाला, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कम पैसे लगा करके कम रसगुल्ला खरीदूंगा, कम पीला वाला रसगुल्ला खरीदूंगा, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, वस्तु की कीमत स्थिर रहना, ठीक है। फिर देखिए तीसरा है कि कीमत परिवर्तन से उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन। कहा गया ना कि मान लीजिए कि कीमत परिवर्तन अगर किसी वस्तु का कीमत में परिवर्तन आता है, किसी वस्तु का कीमत अधिक हो जाता है तो उससे क्या होता है, कोई व्यक्ति का आय में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो 10 रुपये का सामान खरीदना चाहेगा, 10 रुपये का, जैसे मान लीजिए खाना बनाने के लिए उसको आलू की ज़रूरत है, ठीक है, तो आलू वो हमेशा 10 रुपये का वो मिनिमम बना के रखा है, अपना रूटीन बना के रखा है कि 10 रुपये का आलू मिलता है, 10 रुपये में क्या कर देंगे, खरीद लेंगे, ठीक है। तो 10 रुपये में वो खरीद के लिए जाता है, लेकिन मान लीजिए कभी अगर आलू का दाम बढ़ गया, 20 रुपये हो गया, तो उसका आय तो घट जाएगा ना, और जो वस्तुएं वो खरीदेगा वो तो खरीदना कम हो जाएगा उसका, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीमत परिवर्तन से उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होना। अब देखिए दूसरा जो है वो आय प्रभाव है। दूसरा क्या है, आय प्रभाव। अब देखिए आय प्रभाव हम लोग किसको कहते हैं, आय का मतलब क्या होता है, इनकम इफेक्ट, ठीक है। मीन्स आपके आय के कम होने से आपके इनकम जो होता है ना उसमें प्रभाव कैसे पड़ेगा, या तो आपका इनकम जो है वो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहा क्या है कि उपभोक्ता के मौद्रिक आय में परिवर्तन से उपभोक्ता, अगर कोई व्यक्ति के अगर आय में, इनकम में अगर परिवर्तन होता है, जैसे बढ़ जाता है तो घट जाता है, तो उपभोक्ता की मांग पर भी क्या होता है, उस पर परिवर्तन होता है, प्रभाव पड़ता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आय प्रभाव के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी कुछ स्थितियां हैं। स्थिति क्या है, देखिए कहा गया है कि जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ेगी, अगर मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, कोई व्यक्ति है, अगर उसका आय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अधिक वस्तुएं खरीदेगा। क्या करेगा, अधिक वस्तुएं खरीदेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा इनकम 20,000 रुपये है
और अचानक से मेरा इनकम जो 50,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 50,000 के हिसाब से अपने वस्तुओं को खरीदूंगा, अपने सुविधा को देखूंगा, है ना। तो वही बोला गया कि जब कोई उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ेगी, मीन्स उनका इनकम बढ़ेगा, तो उपभोक्ता जो है ना अपने अधिक वस्तुओं भी क्या करेगा, खरीदेगा, ठीक है, अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदेगा। लेकिन मान लीजिए जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय कम हो जाएगी, मौद्रिक आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उपभोक्ता क्या करेगा, कम वस्तुओं को खरीद कर क्रय करेगा, मीन्स कम वस्तुओं को खरीदेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मेरा इनकम कम हो गया, तो मैं पहले 500 रुपये का आलू लेके जाता था, अब क्या करूँगा, 200 रुपये का आलू लूँगा, है ना। तो वैसे जो है उपभोक्ता का आय होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, आय प्रभाव। मीन्स आपके इनकम से जो वस्तुओं को कीमत पे इफेक्ट पहुंचता है, वस्तुओं पर जो इफेक्ट पहुंचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो आता है वो था प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। देखिए कहा गया कि एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से दूसरे वस्तु की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। कि मान लीजिए एक वस्तु है, एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से दूसरे वस्तु की मांग पर क्या होता है, इफेक्ट पहुंचता है। जैसे मान लीजिए आलू है और टमाटर है, आलू और टमाटर है, ठीक है। आलू का दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आलू का दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो लोग क्या चाहेगा कि चलो अरे भाई आलू का दाम बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, टमाटर का ही सब्जी बना करके खा लेंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तब व्यक्ति क्या करेगा, टमाटर ही खरीद लेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। देखिए आगे कहा गया है कि प्रतिस्थापन प्रभाव तब शुरू होता है जब किसी उत्पाद की कीमत बढ़ जाते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव कब शुरू होता है, जब किसी उत्पाद, कोई वस्तु की कीमत जो है ना बढ़ जाता है, लेकिन उपभोक्ता के खर्च करने की शक्ति वही रहती है। लेकिन उपभोक्ता जो है ना उतना ही शक्ति रखता है खर्च करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि उपभोक्ता मान लीजिए 10 रुपये में आलू लेके जाता है, कितना रुपये में, 10 रुपये में आलू लेके जाता है, ठीक है। और अभी क्या हुआ कि आलू का दाम जो है ना वो 50 रुपये हो गया। क्या हो गया, 50 रुपये। अब वो व्यक्ति के पास मात्र 10 रुपये है, ठीक है। तो वो तो सोचेगा कि चलो यार 10 रुपये में कोई जो दूसरा सब्जी होगा वही खरीद लूंगा, क्योंकि उसका औकात वही है ना। तो वो क्या करेगा, 10 रुपये का सब्जी खरीद लेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट में कहा गया कि जब वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में इस प्रकार की परिवर्तन हो जाए कि उपभोक्ता की स्थिति ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी। देखिए बोला जा रहा ना कि जब वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु की कीमत में इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है कि उपभोक्ता की स्थिति ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी हो जाती है, मीन्स बराबर बराबर इक्वल हो जाता है, ठीक है। ना उपभोक्ता ये खरीद पाता है और ना वो खरीद पाता है, ठीक है। आगे कहा गया है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को पूर्ववत बनाने रखने के लिए उपभोग की महंगी वस्तुओं को सस्ती वस्तुओं से अतिस्थापित करता है, अर्थात नए सापेक्षिक भावों के अनुसार अपनी खरीद को बदलता है। इससे क्या होता है कि उपभोक्ता, कोई व्यक्ति जो है ना, क्या होता है, अपने संतुष्टि को बनाए रखने के लिए, अपनी संतुष्टि को बनाए रखने के लिए जो महंगी वस्तु है, ठीक है, उसको ना खरीद करके क्या करता है, सस्ती वस्तु को खरीद लेता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास उतना ही पैसा है ना। जो वस्तु वो 10 रुपये में खरीदता था उसका दाम 50 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि 10 रुपये में जो चीज़ आएगा वही खरीद लेगा, वो अपने संतुष्टि को बनाए रखने के लिए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे, ठीक है। देखिए कहा गया कि उपभोक्ता एक ही वक्र पर बना रहता है और दोनों वस्तुओं की खरीद मात्राएं बदल दी जाती है, ठीक है। फिर कहा गया कि इसे आय में क्षतिपूर्ण परिवर्तन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आय में क्षतिपूर्ण परिवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कहा गया है कि इसमें दो स्थितियां हो सकती है, इसमें जो है ना स्थिति दो आ सकता है। क्या क्या स्थिति आ सकता है, तो कहा गया है कि मूल्यों में इस प्रकार परिवर्तन होना जिससे एक वस्तु दूसरे वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाए। मीन्स पहला क्या है कि कोई वस्तु का मूल्य में इस प्रकार से परिवर्तन होना, इस प्रकार से बदलाव होना कि जिससे क्या होगा, एक वस्तु जो है ना उसका कीमत कम हो जाएगा और एक वस्तु का कीमत जो है ना वो अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेगा, उपभोक्ता जो है वो जिसका कीमत कम हो जाएगा उसको वो खरीद लेगा, है ना। फिर दूसरा कहा गया कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इस प्रकार परिवर्तन होना कि उसकी स्थिति पहले के समान ना रहे। मीन्स कहा गया ना कि उपभोक्ता की आय कहने का मतलब क्या है कि उसका जो इनकम है उसमें इस प्रकार से परिवर्तन होना कि उसकी स्थिति जो है ना पहले के समान ना रहे, ठीक है। मान लीजिए उपभोक्ता की स्थिति खराब हो जाएगा, उसका इनकम कम हो जाएगा, तो क्या वो महंगी वस्तु को खरीदेगा, नहीं, वो सस्ती वस्तुओं को खरीदेगा, ठीक है।
फिर तीसरा में कहा गया कि दो वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार परिवर्तन होना कि एक वस्तु महंगी और दूसरी वस्तु सस्ती हो जाना। ठीक है, मीन्स कहा गया है कि दो वस्तुओं को कीमतों में इस प्रकार से परिवर्तन हो जाना कि उसमें से एक वस्तु क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा और दूसरी वस्तु क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इसी को हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों ये समझ गए कि आखिर उपभोक्ता के संतुलन पर आय का क्या प्रभाव पड़ता है, मूल्य का क्या प्रभाव पड़ता है और प्रतिस्थापना का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसका अगला वीडियो जो आएगा ना, उसमें मैं आपको फिगर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।